हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इंडियन पॉलिटी की सीरीज लेके प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप करिए। उसमें आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, तो उसके जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री की, साइंस में बायोलॉजी की, एनवायरनमेंट की, हिंदी की, इंग्लिश की और अब पॉलिटी की, सारे जितने भी टॉपिक सीक्वेंस वाइज हैं उसकी वीडियो आपको उपलब्ध दिखाई देगी। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐड होते जाएगा। तो आपको जीएस का जो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी आपका ये सेक्शन है, ये सब कवर होगा और आपको एग्ज़ाम में मेरी वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट किया जाए। इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास। इससे पहले एक चर्चा कर लिया जाए। देखिए, जैसे किसी को अगर पूरे 395 अनुच्छेद पता है, आपने पढ़ा है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है, लेकिन अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि संविधान कहते किसे हैं, तब फिर आपके लिए समस्या खड़ी जाती है। कई लोग इसका आंसर अपने ढंग से बहुत बड़े में या रुक के या सोच के ऐसे बताते हैं। टू द पॉइंट हर चीज़ को जानना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो आपको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इतिहास को पूछ दिया जाता है, आपको इतिहास सब पता है और पूछ दिया गया इतिहास कहते किसे हैं, तो आप बताएंगे ना एक लाइन में, अतीत की घटनाओं का लिखित रूप में क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। एक अतीत की घटना है, एक लिखित रूप में हो और क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, बताया था आपको इतिहास में अगर लिपि ही नहीं रहेगी तो प्रागैतिहासिक काल, और लिपि है पढ़ नहीं पाए तो आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, वैसे ही जब आप पढ़ने चलेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, संविधान किसी देश का मौलिक और लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। इसे देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि भी कहा जाता है। देश की सर्वोत्तम और आधारभूत विधि कहा जाता है। तो ये संविधान है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इससे जानने से पहले फिर हम लोग जानेंगे कि संविधान निर्माण का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मतलब ये एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो आइए जानते हैं। देखिए, 1599 ईस्वी के चार्टर से कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 1599 ईस्वी के चार्टर से कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। देखिए, चार्टर का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा कानून जिसका संबंध भारत के प्रशासन से नहीं बल्कि कंपनी के नियंत्रण के लिए होता था। ठीक है, तो आप चार्टर समझ गए होंगे। तो 1599 में इन लोगों को, 1599 के चार्टर के द्वारा इन लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 1600 ईस्वी का वो दौर जिस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए विस्तृत अधिकार दिया और 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया कि आप भारत में जाके वहां व्यापार करिए। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने। तो ये लोग ब्रिटेन से अब भारत में व्यापार करने आए, ये इंडिया आपका। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों। तो ये लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और इनको महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया। ठीक, उसके बाद जब ये लोग इंडिया में आ गए, व्यापार करने लगे, तो धीरे धीरे ये लोग क्या किए कि अब देखिए 3 प्रेसिडेंसी मुख्य है, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लगे, अब यहाँ पर जो बंगाल था वहाँ के प्रशासन में ये लोग हस्तक्षेप करना शुरू किए। ठीक है, धीरे धीरे अब धीरे धीरे अपना ये लोग जगह बना रहे हैं। तो 1726 का एक दौर आया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी 1726 ईस्वी में यही कलकत्ता, बंबई और मद्रास में अपनी कंपनी बना चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये लोग 23 जून
1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीते। उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध जीते। अब ये लोग दोनों युद्ध जीतने के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रशासक बन गए। ठीक है, बंगाल, बिहार, अब उड़ीसा भी सम्मिलित हो रहा है, उड़ीसा के प्रशासक बन गए। ठीक है, तो इनके प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। ठीक है, तो नियंत्रित करने के लिए बना एक्ट ही उसी को बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब समझ गए कि इनके प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो उसी के लिए अंग्रेजों ने जब समय समय पर कई एक्ट पारित किए और वही भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनने लगी। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से हमारी इंडियन पॉलिटी की पहले टॉपिक की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए भारत में EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। आपको बताया ही कि सबसे पहले जब ये लोग प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, भारत में अपनी मनमानी से धन वसूलने लगे, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, जिसे हम कहते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इससे इंपॉर्टेंट क्या है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे पहले बंगाल में गवर्नर पद था, लेकिन जब ये एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। देखिए ये भी है कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 था। ठीक है, इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। ठीक, बात को ध्यान से समझिएगा। अब 4 लोग हैं और प्लस एक गवर्नर जनरल, पूरे कितने हो गए? 5। तो अगर कोई विधेयक बिल पास हो रहा है तो उस समय क्या होता था? मान लीजिए 2 एक तरफ, 2 एक तरफ। अब ये एक गवर्नर जनरल है, अगर ये किधर भी मुड़ गए तो इधर फिर क्या हो गया? 3। तो अब ये बिल, ये बहुमत पास हो गया और बिल बन गया, विधि बन गई। लेकिन यहाँ पे उनको उतना अधिकार नहीं था। अगर एक तरफ ही 3 हो गए और एक तरफ 1 है और इधर गवर्नर जनरल, तो इधर जाके भी क्या करेंगे? बिल किसका पास होगा? इनकी बहुमत से बनने वाला। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था, लेकिन अभी उतने अधिकार नहीं दिए गए थे। ठीक है, तो इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद गठन किया गया था और गवर्नर जनरल को लेके 5 लोग। ठीक, बंबई और मद्रास, ये जो देख रहे हैं आप, बंबई का क्षेत्र, मद्रास तमिलनाडु, बंबई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का। ठीक है, आप इनके अधीन काम करेंगे, मतलब मुखिया ये और ये दोनों लोग इनके अधीन। ठीक, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछता है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन कई तरह से उलझाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई। तो एक्ट पूछ रहा है, तब अगर ऑप्शन में देगा आपको 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1786 का एक्ट, तब आंसर होगा 1773 का एक्ट। और अगर सन पूछेगा कि किस सन में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तब आप बताएंगे 1774 में। एक्ट था 73 का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अदर जस्टिस। तो जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। उनका नाम है सर एलिजाह इम्पे, ये चीफ जस्टिस थे। और अन्य 3 जो जज थे ये चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, तो याद रखेंगे। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे और 3 अन्य सदस्य चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये अन्य जज थे। ठीक है, न्यायाधीश। इसी एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 के एक्ट के तहत। ठीक, अगला है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसको बनाया गया। इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे कहेगा, देखिए यहां तक तो अभी मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, तो कलकत्ता के अधीन थे 2 जाने, ये आपके बंबई और मद्रास। ठीक है, उसके बाद जब आपसे कहे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विधि बनाने का अधिकार कब हुआ, जो यहाँ पे नहीं था, इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो इसमें कमियां रह गई थी वो यहाँ पूरा कर दिया गया। 1781 में क्या किया गया कि अब कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विधि बनाएगी। मतलब विधि का मतलब लॉ, कानून बनाएगी, इसलिए ये एक्ट लाया गया। समझ गए? अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले जानिए कि ये ब्रिटेन के जो युवा प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनका नाम है विलियम पिट, इन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। वो दोहरा प्रशासन क्या था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ये व्यापारिक मामलों को हैंडल करते थे और ये राजनीतिक मामलों को हैंडल करते थे। 2 प्रशासन का प्रारंभ 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। 2 प्रशासन किया गया और उनको अपना अपना कार्यक्षेत्र बांट दिया गया। अगर आपसे पूछे कि व्यापारिक मामलों के लिए कौन सा था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो आपको बताया यहाँ पे ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना इन लोगों के कार्यों को देखरेख के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई। कैसे भाई? 4 की जगह अब 3 सदस्य हो गए। तो आप सोचेंगे अरे यहाँ तो 4 था, गवर्नर जनरल को लेके 5 हो गए, अब यहाँ 4 की जगह 3 हो गए, तो कैसे इनका अधिकार बढ़ा? तो देखिए समझिए, यहां आपने देखा 4 धन 1, मतलब गवर्नर जनरल को लेके 5। तो अगर कहीं मान लीजिए 2 और 2 हैं तब गवर्नर जनरल मिल रहे हैं तो मत पारित हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं जब आप ये देख रहे हैं कि ये 3 मिल जा रहे हैं और तब 1, तो 1 गवर्नर जनरल, तो भी मिल गए अगर उधर गवर्नर जनरल, तो भी इनका मत पारित नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां क्या हुआ? गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि हुई, 4 की जगह 3 सदस्य। तो अब क्या हो गया? मान लीजिए कहीं अब पूरे सदस्य 3 हैं, अब उसमें से बस गवर्नर जनरल को 1 आदमी को अपने पास मिलाने की जरूरत है। अगर 2 धन 1, तो बस गवर्नर जनरल यहां मिल गए, तो क्या हो गया? 2 और 2। अब गवर्नर जनरल जहां मिले हैं उन्हीं का मत, मतलब उन्हीं का बिल बहुमत माना जाएगा, बिल पास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अधिकारों में उससे कुछ वृद्धि दिखाई देती है। तो इसीलिए पूछे अगर आपसे कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि कहाँ हुई, तो 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इनके अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। अब गवर्नर जनरल को अपने समर्थन के लिए बस 1 सदस्य का मत होना आवश्यक था, अनिवार्य था। अगर एक मेंबर का अगर मत उनको मिल गया, समर्थन मिल गया, तो गवर्नर जनरल का बिल पास हो गया। ठीक है, अगला देखिए 1786 का संशोधन अधिनियम। ठीक, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। इसीलिए विशेष रूप से लाया गया था अमेंडमेंट एक्ट।
1786 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, ठीक है। ये क्या कहता है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में अपने निर्णयों को रद्द करना और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। और गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया, ठीक। और उस समय गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1785 में इनका कार्यकाल खत्म होता है, हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स का। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। तो संशोधन अधिनियम इसीलिए लाया गया था कि परिषद के नियम, गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं और अपने निर्णयों को लागू कर सकते हैं, और इनको मुख्य सेनापति घोषित किया गया, ठीक। अगला है 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, इनको बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त हो गया। अभी तक केवल क्या था, यहां आपने देखा कि ये बंगाल गवर्नर के अधीन थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनको बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षण का भी अधिकार हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बंबई और मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार किस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ गवर्नर जनरल को, तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ठीक है। और क्या किया गया, कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1813। तो आइए देखा जाए 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा इस पूरे एक्ट को ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहता है जब क्वेश्चन करेगा, देखिए यहाँ बहुत समझने वाली बात है, कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब किया गया, तो आप बताएंगे 1813 में, लेकिन शर्त थी चाय और चीन देश को छोड़कर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय पे रहेगा और चाइना देश के साथ रहेगा, बाकी आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो कहीं नहीं रहेगा। मतलब कि ब्रिटेन से और भी कंपनियां थी, जैसे अपनी इंडिया में बहुत सी कंपनी है व्यापार करने वाली, वैसे ही ब्रिटेन में यही थोड़े नहीं थे, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी, केवल यही लोग व्यापार करने आ रहे थे। तो अब 1813 के बाद क्या कहा गया इस एक्ट के द्वारा कि आपका व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया जाता है। केवल 2 चीजों के लिए आपको उतना दिया जाता है, छोड़ा जाता है कि आप केवल चाय और चीन के साथ करेंगे, चीन कंट्री के साथ आप व्यापार करेंगे, वहां कोई व्यापार करने नहीं जाएगा, आपका एकाधिकार रहेगा। और इंडिया में और हर जगह पे जो चाय का व्यापार आप कर रहे हैं वहां भी आपके सिवा कोई नहीं करेगा, बाकी और जिसको जो व्यापार करना होगा वो करेगा। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। ये कब, 1813 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च किया जाने लगा, ठीक है। ये कोई इन लोगों का अच्छा काम नहीं था, बस केवल गुडविल के लिए, ठीक है, जनता को दिखाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन पर 1 लाख खर्च किया सबसे पहली बार। पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है किस एक्ट के द्वारा, तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा एजुकेशन पर पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए खर्च किया गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपसे, ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट किस एक्ट के द्वारा, 1813। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट प्रदान की गई और यहीं से ईसाई भारत में आना शुरू किए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया। देखिए फिर 13 में 20 जोड़ेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट। इधर अगर आप हमसे कहें कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर देखा जाए तो ये पहली टॉपिक ही पूरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से आप एकदम क्वेश्चन को, किसी भी लाइन को, क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, यहाँ से हर क्वेश्चन बहुत दम है और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी तो इसके बाद फिर आपका 1853 का एक्ट 20 साल बाद, फिर आपका उसके 1861 का, 76 का, 1876 का, फिर 1909, 1919, 1935, 1947, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, अधिनियम हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से अक्सर कई दोस्त भूल जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, तो बड़े आराम से इसको एकदम क्लियर करिए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, फिर देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है। आइए अब देखिए 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ये क्या कहता है, तो
कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यहां समझिएगा, यहां आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, पूर्णतः नहीं था। बताया ना, यहां दो कंडीशन थी, चाय और चीन को छोड़ के इनका व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया था। दो जगह इनको अभी छूट दी गई थी, लेकिन अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब आप व्यापारिक अधिकार से वंचित हो गए। अब आपका क्या काम है? तो केवल आप कंपनी का कार्य यही रह गया कि आप ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन करेंगे, बस। अब आप व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह कब खत्म और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बस शासन कब करी, तो आप बताएंगे 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा इसी एक्ट के द्वारा। अभी आपने पढ़ा था 1773 के एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और फिर 1833 का जब दौर आया तो इनका पद और बढ़ा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये चैप्टर आएगा आपके हिस्ट्री में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा पूछ सकता है? तो आप बताएंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर देखिए अगला, इससे जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया, कि अब जाति वर्ग के आधार पर सरकारी जो गवर्नमेंट वाला सिलेक्शन है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा 1833 के एक्ट के द्वारा। फिर भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया कि ये कानून के विरुद्ध है, ठीक। और इसी को देखते हुए 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया 1833 के एक्ट के द्वारा, और 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा, कई एग्जाम में क्वेश्चन किया भी है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा? तो 1833। और कब किया गया? तो 1843। और किसने किया? तो लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अब एक मेंबर बढ़ गया, देख ही रहे हैं, यहाँ पे 3 थे, 4 की जगह 3 हो गए, फिर 3 से 4 हो गए, ठीक। तो गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य मतलब लॉ मेंबर की नियुक्ति हुई और विधि आयोग का गठन किया गया, और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने। समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछता है कि विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा? 1833। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। और ये वही लॉर्ड मैकाले हैं, इन्हीं की अनुशंसा मतलब सिफारिश पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इंग्लिश को यहाँ पर लाना शिक्षा के रूप में इन्हीं की देन है, लॉर्ड मैकाले की, ठीक है। और फिर क्या? तो कंपनी का शासन पुनः 20 वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया। 20-20 साल बढ़ता जा रहा था। तो अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे फिर 20 साल बाद 1853 का एक्ट, उसके बाद जितने एक्ट हैं आगे पूरा खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको मन लगा के पढ़िए। अब पॉलिटी की सीरीज भी चलेगी आपके जीएस में, लगातार सब चलती रहेगी। आप बस पढ़ते चलिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कोई क्वेश्चन अगर वहां समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है दोस्तों। तो उसको अगले वीडियो में वहां क्लियर कर दिया जाएगा। और आप इसको अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं सब जगह फॉरवर्ड करिए। आराम से आप लोग फ्री एजुकेशन लीजिए, पढ़िए मन लगा के। मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसमें आप लोग पढ़ के अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हाँ, हम लोगों ने जो मेहनत करनी शुरू की है यूट्यूब पे, तो आपको उसका मतलब इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भविष्य में मिले, ठीक है।
तो आप मन लगा के पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।